हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है आपका बिग फोर का सेकंड सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से तीनों क्वेश्चन रहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन पॉलिटी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या जो आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए योगदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि जो आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर हम उसको वैधानिक समर्थन देते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको इसमें तर्क प्रस्तुत करने हैं। और इसमें आपको ये बताना है कि क्या इसको जो वैधानिक समर्थन देना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में योगदान करेगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि जो आदर्श आचार संहिता है, ये मानदंडों का एक समूह है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इसमें जो निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए राजनीतिक दलों की सहमति से इसको विकसित किया गया था। इसके अलावा ये जो राजनीतिक दल है, संहिता के सिद्धांतों का सामना करने और उसका अक्षर से पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो आदर्श आचार संहिता है, उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके कई प्रावधानों के उल्लंघन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा 2013 में संसदीय स्थायी समिति ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको वैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो आदर्श आचार संहिता है, उसको वैधानिक दर्जा दिए जाने के पीछे तर्कों के बारे में, तो जो वर्तमान में चुनाव आयोग है, वह चुनावों में कदाचार रोकने के लिए आर्टिकल 324 के तहत जो उसको शक्तियां मिली हैं, उनकी पूर्ण शक्ति का वह प्रयोग करता है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इसमें वैधानिक आधार दिया जाता है, तो चुनावों को इसे लागू करवाने के लिए इसे पूर्ण रूप से सक्षम बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें सेकंड तर्क की, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो कई प्रावधान है, पहले से ही विभिन्न कानूनों में ये निहित हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इनमें मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन, समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा उत्पन्न करना, या मतदान के 48 घंटे पहले जो चुनावी सभाएं हैं उस पर रोक लगाना, और इसको अगर वैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो ये जो पहले से ही कानूनों में निहित है, तो इनको मजबूती से इनका पालन किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य तर्कों के बारे में, तो जो चुनाव आयोग है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उन प्रावधानों को सख्ती से लागू कर सकता है जो संसद द्वारा अधिनियमित अन्य कानूनों से संबंधित है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कानून की निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, तो इसके तहत चुनाव आयोग को एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा दे सकता है या उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है, बशर्ते इसमें दल द्वारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंधित जो प्रावधान है उसका अस्तित्व सिद्ध किया गया हो। तो इन प्रावधानों को भी इसके अंतर्गत आसानी से इसका पालन किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो जारी कुछ निर्देश हैं, जैसे कि संसद की जो विधायी शक्ति का अगर वह अतिक्रमण करते हैं, तो इसमें किया जा सकता है कि जो चुनाव आयोग द्वारा जो दिए गए निर्देशों को लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951, तो उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें अन्य तर्कों के बारे में, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके द्वारा किसी उम्मीदवार के नामांकन को रद्द करना और इसमें रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध एक तत्काल अपील तंत्र के अभाव को इसके अंतर्गत हल किया जा सकता है। जैसे कि इसके अंतर्गत कोई उम्मीदवार है, उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है, तो रिटर्निंग जो अधिकारी है उसके निर्णय के विरुद्ध एक तत्काल अपील तंत्र अभी मौजूद नहीं है। तो अगर इसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो इस तत्काल अपील तंत्र के अभाव को इसमें हल किया जा सकेगा। इसके अलावा वर्तमान में जो चुनाव परिणामों की अगर घोषणा के बाद से ही इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इससे भी इसका एक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमने बात की इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वैधानिक दर्जा दिए जाने के पीछे तर्कों के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसको वैधानिक दर्जा दिए जाने के विपक्ष में तर्क के बारे में, तो चुनाव आयोग का स्वयं का ये विचार है कि जो आदर्श आचार संहिता है, इसको वैधानिक आधार भले ही इसे और अधिक प्रभावी बनाएगा, लेकिन चुनाव के बीच में संहिता के क्रियान्वयन को ये जटिल बना सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग का तर्क ये है कि चुनाव अपेक्षाकृत कम समय के भीतर यानी कि 45 दिनों के भीतर इसको कंडक्ट करवाया जाता है, जबकि जो इसके संबंध में न्यायिक कार्रवाई होती है वह आमतौर पर अधिक समय लेती है। तो इससे इसमें जो चुनाव की जटिलता है वह इसके अंतर्गत बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन मानदंडों को कानूनी संहिताकरण पूरी चुनाव
चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक जो मुकदमेबाजी है उसके लिए इसको वल्नरेबल बना देगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन को तत्परता और तेजी से प्रबंधित किया है, तो ये साबित करता है कि ये जो संहिता है समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसलिए इसे संहिता को लागू करने के स्थापित करने के तरीके के रूप में मान लिया जाना चाहिए। तो ये हमने बात की इसके जो लागू करने के, इसके जो वैधानिक दर्जा दिए जाने के विपक्ष में तर्कों के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है, जिसके लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वह अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है। हालांकि इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण नैतिक अधिकारों पर सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वैधानिक आधार प्रदान करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए हमें समकालीन चुनौतियों जैसे कि चुनावी कदाचार, चुनावी उल्लंघन आदि से निपटने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको अधिक मजबूत करना और एक अन्य विकल्प इसके लिए हो सकता है। यानी कि इसको वैधानिक आधार दिए बिना भी इसको इसके मजबूत बनाया जा सकता है। और जो नई नई चुनौतियां जो चुनावों के समय आ रही हैं, जैसे कि आईसीटी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो उन चीजों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंडियन पॉलिटी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको जो संसद के अधिकारी हैं उनके बारे में बताना है, साथ ही साथ उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उनके बारे में चर्चा करना है, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो संसद के अधिकारी हैं उनके वेतन और जो भत्ता अधिनियम में संसद के अधिकारी पद का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुसार उनको इस पद में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति और जो उपसभापति हैं वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के अधिकारियों की भूमिका के बारे में, तो जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का एक पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और सदन में निम्नलिखित संदर्भों का ये अंतिम व्याख्याकार भी होता है। जैसे कि संसद से संबंधित यानी कि लोकसभा से संबंधित जो संविधान के प्रावधान है उसका ये व्याख्याकार होता है। साथ ही साथ लोकसभा की जो प्रक्रिया है, कार्य संचालनों के जो नियम से संबंधित जो प्रावधान है उसकी व्याख्या भी ये करता है। साथ ही साथ संसदीय मामलों से संबंधित जो प्रावधान है उसका भी अंतिम व्याख्याकार ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। इसके साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय इसके अंतर्गत अंतिम होता है। और इन भूमिकाओं के संदर्भ में इसे व्यापक, विविध और महत्वपूर्ण दायित्व इसके अंतर्गत सौंपे गए हैं। इसके अलावा ये जो अधिकारी है सदस्यों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों और समग्र रूप से सदन एवं इसकी समितियों का संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये जो संसद के अधिकारी होते हैं सदन की व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, ताकि जो सदन का संचालन है और जो कार्रवाई है उचित रूप से चल सके। इसके अलावा इसमें जो कोरम होता है, यानी कि इसमें जो सदस्यों की जो उपस्थिति है 1/10 होनी चाहिए। तो अगर उसका अभाव होता है तो सदन को स्थगित भी इनके द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही सदन की कार्रवाइयों की अध्यक्षता के दौरान इनके कार्यों में गतिरोध का समाधान करना और सदन की जो बैठक है उसको गुप्त बैठक के रूप में संपन्न कराना, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अगर निर्भरता का कोई अगर प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय करना भी इनका अधिकार होता है। तो ये हमने बात की संसद के अधिकारियों की भूमिका के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें उनसे संबंधित स्वतंत्रता और निष्पक्षता एवं उससे संबंधित अनिवार्य शर्तों के बारे में, जो कि संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक प्रावधान इनके लिए दिए गए हैं, तो अगर हम बात करें उनके बारे में तो इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है और इन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत यानी कि जो सदन के कुल सदस्यों का जो बहुमत है उससे पारित प्रस्ताव से ही उनको उठाया जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें उठाने से संबंधित जो प्रस्ताव होता है उसको कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही इनके जो वेतन एवं भत्ते का जो निर्धारण किया जाता है वह पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। उनके जो वेतन एवं जो भत्ते होते हैं भारत की संचित निधि पर ये भारित होते हैं, इसलिए संसद के द्वारा वार्षिक मत के ये अधीन नहीं होते। इसके साथ ही इनके द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, इनके द्वारा जो कार्य एवं जो आचरण किए जाते हैं, संसद में ना तो इसकी चर्चा की जा सकती है और ना ही इनकी आलोचना की जा सकती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अन्य प्रावधान की, तो सदन की प्रक्रियाओं को विनियमित करने या कामकाज के संचालन या व्यवस्था बनाए रखने की उनकी जो शक्तियां हैं, वे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होती हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जो होता है सदन में होने वाली किसी मतदान के दौरान पहली बार वह मतदान नहीं करता, जबकि मत अगर बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में ही वह मतदान इसके अंतर्गत करता है। यानी कि किसी विधेयक पर अगर वोटिंग चल रही होगी तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसके द्वारा इसमें वोटिंग नहीं की जाएगी, लेकिन अगर दोनों पक्षों में अगर मत बराबर हो जाते हैं तो उसको कास्टिंग वोट देने का इसके अंतर्गत अधिकार होता है। तो ये हमने बात की जो संसद के अधिकारी हैं उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से संबंधित प्रावधानों के बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो यद्यपि इनकी स्थिति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि भारत में कुछ विशेष प्रथाओं को स्थापित किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में जो अध्यक्ष है उसको किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से उसमें इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि जब वह इसमें अध्यक्ष बन जाता है तो उसको जो भी राजनीतिक दल से वह संबंधित होता है उससे उसको इस्तीफा इसके अंतर्गत देना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ऐसी जो परंपरा है भारत में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, और यहाँ इस उच्च पद के लिए चुने जाने के उपरांत भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देता है। तो इन जो प्रथाएं हैं बाकी जो ब्रिटेन की, तो उनको भी यहाँ पर अपनाया जा सकता है, जिससे कि इनको और ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंडियन पॉलिटी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघात के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। इस बात की आपको चर्चा करनी है, साथ ही साथ उन तंत्रों को रेखांकित करना है जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको सबसे पहले अंतर्राज्यीय नदियों के जो जल विवाद है उसके बारे में चर्चा करनी है, साथ ही साथ इससे संबंधित समस्याओं के बारे में आपको बताना है, और आपको यह बताना है कि किस भारत के अंतर्गत कौन कौन से तंत्र हैं जिससे अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ ही नदियों की जो जल पर अधिकार और नियंत्रण को लेकर संघर्ष जारी है, और हाल के वर्षों में जो जल की बढ़ती कमी है और जो लगातार शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ताजे जल की जो मांग में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ जो विवादास्पद राजनीतिक गतिशीलता ने समस्या को और ज्यादा अधिक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय नदियों के प्रबंधन में समस्याओं के बारे में, तो इसमें सबसे पहली समस्या है शक्ति का अस्पष्ट वितरण होना, क्योंकि जो अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में वर्तमान में प्रावधानों के परिणाम स्वरूप जो केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण अस्पष्ट तरीके से हुआ है। इसमें जो संघीय क्षेत्राधिकार संबंधी जो दुविधा इसके अंतर्गत उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 7वीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूची दी गई है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो इसमें संघीय संसद को अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित करने के लिए कानून और तंत्र तैयार करने की शक्ति ये प्रदान करता है, और ये किसमें दिया गया है, संघ की जो सूची है उसकी प्रविष्टि 56 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। हालांकि कम राजनीतिक हिस्सेदारी से ये काफी हद तक दो विरोधी गुणों वाला ये बना हुआ है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि केंद्र द्वारा मामलों को ट्रिब्यूनल को संदर्भित किए जाने से कई वर्षों का इसके अंतर्गत समय ले लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो गोदावरी और कृष्णा नदी जो विवाद में ट्रिब्यूनल को इसके अंतर्गत संदर्भित करने में केंद्र को इसमें 13 वर्षों का समय लगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में, तो इसके अतिरिक्त राज्य सूची में केवल जल शब्द का उपयोग किया गया है, और इसके तहत राज्य अपनी सीमाओं के भीतर उपलब्ध जो सतही जल की संपूर्ण सीमा पर कानून बनाने की उसको अनुमति दी गई है। यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भी जल है उससे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वह राज्य सूची के विषय में दिया गया है, जो कि राज्य को प्राप्त है। इसके अलावा चाहे नदी का जो स्रोत है उसकी जो सहायक नदी है राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर जो कानून बना सकता है वह राज्य ही उसके अंतर्गत बना सकता है, जिसके कारण से जो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है वह इसके अंतर्गत बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य समस्याओं की, तो इसमें प्रशासनिक सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण किया गया है, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत में 571 जो अलग अलग राज्यों को मिलाकर राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विचारों के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था।
और बाद में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों के आधार पर भी राज्यों का निर्माण होता रहा है, जिससे मौजूदा जो क्षेत्राधिकार हैं और जो संसाधन जो साझाकरण समझौते के संबंध में जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी नदी विवाद है, वे इसी के परिणाम स्वरूप देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनमें अन्य समस्याओं के बारे में, तो इसको विवाद हल करने में कठिनाई आती है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल का जो बाध्यकारी निर्णय के कार्यान्वयन हेतु उसको स्थापित होने के बावजूद भी निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने में ये जो ट्रिब्यूनल है ये विफल रहता है। और ये जो विफलता है विशेष रूप से राजनीतिक कारणों से तीव्र हुए विवादों में अधिक रहती है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके लिए जो ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो जो ट्रिब्यूनल इसके अंतर्गत जो निर्णय देता है वह राज्यों पर वह बाध्यकारी होता है। लेकिन राजनीतिक कारणों से ये जो ट्रिब्यूनल का निर्णय होता है वह राज्यों में इम्प्लीमेंट कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने बात की अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद से संबंधित जो समस्याओं के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत इस विवाद को हल करने के लिए कौन कौन से तंत्र मौजूद हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो आर्टिकल 262 है हमारे संविधान का, ये जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों के जल के प्रयोग के विवाद पर और शिकायत का न्याय निर्णय इसके अंतर्गत कर सकती है। और संसद ये भी इसके अंतर्गत व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद पर ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सके। यानी कि इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है इसके निर्णय करने के लिए, तो उसका जो निर्णय दिया जाता है वह बाध्यकारी होता है और उससे संबंधित जो अपील है वह किसी भी सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य तंत्र के बारे में, तो एक बनाया गया है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और इसके तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का ये प्रावधान करता है। और इसमें जो नदी बोर्ड है संबंधित राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और अधिनियम है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का, जिसके अंतर्गत ये केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय जो नदी विवादों के न्याय निर्णय हेतु एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है और ट्रिब्यूनल को निर्णय जो होता है पक्षकार पर इसमें बाध्यकारी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अन्य तंत्र के बारे में, तो जो राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र है यानी कि NWIC है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत एक व्यापक जल संसाधन का डेटा बनाए रखने और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है कि जो चरम हाइड्रोलॉजिकल जो स्थितियां होती हैं और जो जल आपातकालीन जो प्रतिक्रिया से निपटने वाले केंद्रीय और राज्य संगठनों को तकनीकी सहायता इसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक वेब आधारित इसके अंतर्गत जल संसाधन सूचना प्रणाली भी है जिसका नाम है इंडिया WRIS। इसकी स्थापना की गई है। साथ ही केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के संबंधित जो अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं वेबसाइट पर इस पर लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो ये हमने बात की विवाद को हल करने के तंत्रों के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो जो नदी प्रबंधन पर जो सहमति है वह 2 स्तरों पर एक साथ प्राप्त की जानी चाहिए, अर्थात संघीय जो सहमति है यानी कि संस्थागत स्तर पर, और जो निर्वाचक मंडल जो आधारित यानी कि जन राजनीति के स्तर पर इसका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा एक ठोस समाधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत की जो संघीय स्वतंत्रता के लिए केंद्र एवं राज्यों के साथ साथ राज्यों के मध्य विश्वास निर्माण की भी इसके अंतर्गत आवश्यकता है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे।